Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss about cellular respiration. What is cellular respiration? Cellular respiration is a set of biochemical processes, set of metabolic reactions or metabolic processes that takes place in cells of organisms, in almost every cell of organism. एंड इसका मकसद क्या है कि कन्वर्ट केमिकल एनर्जी। अब वो जो केमिकल एनर्जी होती है वो हमारी हमें कहाँ से हासिल होती है? केमिकल एनर्जी होती है हमारे फूड में जो हम इंटेक करते हैं उसमें जो केमिकल एनर्जी है उसको एटीपी में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, रिएक्टेंट्स होते हैं इसमें ऑक्सीजन और साथ में ग्लूकोज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज इसमें जो है वो रिएक्टेंट्स हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स हैं ना वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें से एनर्जी रिलीज़ करते हैं और एटीपी बनाते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स हो गए ऑक्सीजन और ग्लूकोज, और जो मेन प्रोडक्ट है डैट इज़ एटीपी। इस मेन प्रोडक्ट के साथ साथ जो है वो हमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हासिल होती हैं, डैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स, लेकिन इसके भी बहुत से मतलब यूज़फुल हैं ये बहुत से एस्पेक्ट्स में। अब हम अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है। अब इस रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब ये जो हमारी मोस्टली ह्यूमंस में एरोबिक रेस्पिरेशन ही हो रही होती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, वो आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो एक कंप्लीट मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए उसको उस सारे सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप से गुजार कर जो हमें एनर्जी हासिल होती है डैट इज़ दिस -686 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ना ये हमें मतलब एक ही दफ़ा हासिल नहीं हो जाती, बल्कि ये स्मॉल स्टेप्स में हासिल होती है। वो मतलब डिफरेंट स्टेप्स मतलब ग्लूकोज को अंडरगो करने पड़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो तब जाके जो है वो हमें एनर्जी हासिल होती है स्मॉल स्टेप्स में, स्मॉल अमाउंट में। और इस रेस्पिरेशन का गोल ही क्या है? हमें एटीपी का प्रोडक्शन। अब ये जो मतलब रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में रिलीज़ हो रही होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लाइक एन पॉजिटिव वगैरह कैरी करते हैं। मतलब एन पॉजिटिव वगैरह में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं तो जब तब जाकर एटीपी की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी हासिल होती है। अब हमने कहा कि स्मॉल स्टेप्स में जो है वो एनर्जी हमें मिलती है, एक दफ़ा नहीं सारी एनर्जी मिल जाती है। अब वो स्मॉल स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो उसमें एक ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, उसकी कंप्लीट मेटाबॉलिज्म के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं डेटर, सबसे पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड स्टेप इज़ पायरोवेट ऑक्सीडेशन, थर्ड स्टेप क्रेब्स साइकिल, और चौथा जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमोस्मोसिस है। अब हम सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना, इसमें ग्लूकोज को एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन है, ठीक है, उसको 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स में चेंज करना है। एक पायरोवेट के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल को हमने 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में चेंज करना है, तो अराउंड एटीपी NADPH वगैरह प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसे हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये बिगिनस कहाँ पर होती है? कि जब ग्लूकोज साइटोसोल में एंटर हो जाता है। अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आप देखें कि इसमें होता ये है ना कि हमने इंटेक किया फूड को इंटेक किया। फूड को फर्स्ट करो हमने कम्प्लेक्स फॉर्म में पॉलीसेक्राइड्स ट्राइसेक्राइड्स की फॉर्म में इंटेक किया, फिर हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हुआ सारा। ठीक है, डाइजेशन के स्टेप्स के बाद सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में से फूड गुजरने के बाद, उसकी ब्रेक डाउन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे पास आती है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म, डैट इज़ सिंपल मोनोसेक्राइड्स। वो सिंपल मोनोसेक्राइड्स होती हैं जो कि ग्लूकोज है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जो जाना है उसने ब्लड में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से आगे जो है ना वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड से आगे जो है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स के पास जाएगा ये ग्लूकोज वगैरह। ठीक है, अब वहाँ पर सेल्स में जाकर ये सारे जो ऑक्सीडेशन के स्टेप्स हैं वो सेल्स में जाकर होते हैं। तो सेल्स में जाकर ये देखिए, सेल्स में जो शुगर्स हैं दे अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सेल्स में शुगर ग्लाइकोलाइसिस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरोवेट ऑक्सीडेशन, वहाँ पे एसिटाइल CoA बनेगा। FSC में हमने पढ़ा हुआ ये। अब एसिटाइल CoA जब बनता है और ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है, इस दौरान जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है। फिर ये जो एसिटाइल CoA है ना,
इसने जाना है क्रेब्स साइकिल के पास, क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब इस दौरान जो क्रेब्स साइकिल एक ऐसा स्टेप है जिसमें ऑलमोस्ट ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, मीन्स कि हमें ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी हमारी जो है वो मिल जाती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी भी मिल जाती है एनर्जी, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADH और FADH2 भी मिल जाती है। अब ये जो ATP है ये तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म है एनर्जी की, लेकिन इसको तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन जो NADH और FADH2 है ये डायरेक्ट फॉर्म नहीं है एनर्जी की। इनमें ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं और इनमें वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स में। अब ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, वहाँ पर जाकर इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगे एक गैजेट से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पास। तो इस तरह हमारे पास एनर्जी ATP की फॉर्म में फिर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद अब हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो जो ग्लाइकोलाइसिस है ये फर्स्ट फेज़ है हमारे कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की, सेलुलर रेस्पिरेशन की, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की फ़र्स्ट फेज़ है। अब ये होती कहाँ पर है, ये आपको पता है हर एक सेल में होती है, हर एक बॉडी के हर एक सेल में होती है, और सेल की किस पार्ट में होती है, दैट इज़ साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल में होती है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। और ये बिगिनस शुरू कैसे होती है, ग्लूकोज के साथ शुरू जो है वो ग्लूकोज के साथ होती है, और एंड जो है वो पायरुवेट के साथ। ठीक है, पहले भी बताया कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 6 कार्बन वो 2-3 कार्बन पायरुवेट में चेंज हो जाता है। तो स्टार्ट किससे हुई, ग्लूकोज से, और एंड किससे हुई, पायरुवेट से। या फिर पायरुवेट के अलावा ये लैक्टेट में भी लैक्टेट भी एंड प्रोडक्ट हो सकता है ह्यूमंस में, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस के ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। अगर तो मतलब ऑक्सीजन है तो जैसे हम अगर ऑक्सीजन तो से हम एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो वो जो है वो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी, तो इसमें जो एंड प्रोडक्ट होगी वो पायरुवेट होगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो फिर एंड प्रोडक्ट जो है वो लैक्टेट हो जाएगी ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, लेकिन मोस्टली हमारे जो ह्यूमंस में हम में जो है वो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस ही होती है मोस्टली। लैक्टेट वगैरह उस वक्त बनता है जब फटीग हो, मतलब ऑक्सीजन की मतलब हायर आपने वर्कआउट किया है कोई, तो उसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन की जो है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन में डिस्टर्बेंस आ गई है ऑक्सीजन की इनटेक में, तो इस तरह हमारे पास जो है वो फिर हो जाती है लैक्टेट में एंड प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास, अदरवाइज़ जो है वो पायरुवेट ही आता है। अब डाइजेशन के बाद और हमारी मतलब ग्लूकोज की डाइजेशन भी हो चुकी है, और उसने मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुई, फिर वो ब्लड में एंटर हुई, ब्लड के बाद अब उसने सेल्स में जाना था। ठीक है, सेल्स में जाकर ग्लाइकोलाइसिस होनी थी ना, लेकिन सेल्स में एंटर होने के लिए ना अब कुछ ये 2 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मतलब सेल्स की मेम्ब्रेन्स के ऊपर ये 2 रिसेप्टर्स होते हैं, ये प्रोटीन चैनल्स होते हैं। ठीक है, एक जो है वो ग्लूट ट्रांसपोर्टर है जिसका मतलब है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और दूसरा SGLT ट्रांसपोर्टर जिसका मतलब है सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, इन दोनों की मदद से ग्लूकोज ने जो है एंटर होना होता है हमारे सेल्स में। अगर ये ट्रांसपोर्टर्स नहीं होंगे तो ग्लूकोज एंटर नहीं हो सकती। लेकिन सेल में एंटर होने के बाद भी ग्लूकोज जो है वो इस्केप हो सकती है सेल से, क्योंकि इसकी नॉन पोलर नेचर होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर नेचर है। लेकिन अब इसकी पोलर नेचर, इसको हाईली पोलर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमने क्या करना है, ATP यूज़ करना है, और ATP का एक फॉस्फेट ग्रुप लेना है और उसको ग्लूकोज के साथ अटैच करके इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हम बना देते हैं। आपको पता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना ये ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप है। तो इस तरह फर्स्ट स्टेप भी हो गया, और ग्लूकोज का उस सेल में से escape भी जो है वो रुक गया कि ग्लूकोज अब हाईली फॉस्फेट ग्रुप को जब एंटर कर ले अपने अंदर जोड़ लेती है अपने साथ, तो ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स है आपको पता है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स अब मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे, तो इस तरह जो है वो ग्लूकोज जो है सेल के अंदर ही रहेगी, और फर्दर ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स हो सकेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होना ATP की मदद से, दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। अब ये नेक्स्ट हम इसकी डिटेल्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं ग्लाइकोलाइसिस के।